बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन कराची दोबारा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। MKM पाकिस्तान, उसकी एक्टिविटी आपके सामने है। इमरान खान साहब अब बार बार कराची जा रहे हैं, वहाँ पे वो जलसे भी कर रहे हैं, वो आपके सामने हैं। नए गवर्नर साहब वो भी बहुत एक्टिव हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वफाक की तरफ से बेशुमार प्रोजेक्ट कराची में लॉन्च कर रहे हैं और इनका भी ख्याल ये है कि 2018 से पहले पहले ये सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब फुल स्विंग में कराची के अंदर दोबारा काम करना शुरू कर दिया उसने। और इसके साथ साथ मुस्तफा कमाल साहब का जो फैक्टर है, हम इसको भी माइनस नहीं कर सकते। मुस्तफा कमाल साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। 14 मई को ये एक बहुत बड़ा मिलियन मार्च भी करना चाहते हैं और इनका ख्याल ये है कि ये वो 16 नकात जो पहले प्रेस क्लब के सामने लेकर बैठे थे, ये इस मिलियन मार्च की वजह से उसको मनवा लेंगे। क्या वाकई कराची के आने वाले दिन जो है वो कराची को बेहतर बनाएंगे और मुस्तफा कमाल साहब का क्या किरदार होगा उसमें, ये हमारा आज का इशू है। और मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ इस वक्त कराची में तशरीफ रखते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, ये फरमाइएगा, सर मिलियन मार्च कर रहे हैं आप, यकीनन आपका हक है, लेकिन करना क्या चाहते हैं इससे? फायदा क्या होगा कराची के लोगों को इससे? जादी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। हमने पिछले 6 अप्रैल से लेकर और 18 दिनों तक हमने 16 पॉइंट्स हैं जिनके मुतालबात पर हमने धरना दिया है प्रेस क्लब के सामने। और वो मुतालबात ऐसे हैं कि जिसमें पानी का मुतालबा है, जिसमें हमने कहा है कि K4 फेज़ 2 बनाया जाए, इसलिए कि K4 फेज़ 1 जो है वो ऑलरेडी लेट हो गया है, उसके आने से भी पानी जो है शहर में नहीं मिलेगा। फिर उसके अलावा हमने कहा कि इसमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डाली जाए। फिर हमने कहा है कि यहाँ पर बिजली की चोरी हो गई है, 100 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक जो एक्स्ट्रा बिलिंग करके चली गई है, उसकी CEO के लिए के खिलाफ FIR काटी जाए और कराची में भी वही रेट्स दिए जाएँ जो पूरे पाकिस्तान भर में। यहाँ से कचरा उठाने के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने जो है वो कहा है कि गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाए। हमने 6 कॉरिडोर्स की डिमांड की है कि जो कि हमारे दिया हुआ प्लान था सारा कि भाई मैस ट्रांजिट के 6 कॉरिडोर बनाए। इसी तरह के 16 पॉइंट्स हैं। ये 16 पॉइंट्स तो पहले आ चुके हैं, पूरी कौम को इन 16 पॉइंट्स के बारे में पता है और वो आप प्रेस क्लब के सामने आपने 18 दिन धरना भी दिया, लेकिन वो 16 जो नुकते हैं आपके, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कुछ किया और ना ही वफाक ने उस पर कुछ किया। अब मसला ये कि ये जो मिलियन मार्च है, क्या ये वाकई आपको यकीन है कि एक दिन का मिलियन मार्च मजबूर कर देगा सिंध गवर्नमेंट को भी, वफाक को भी, कि इन 16 नुकतों पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए? एक तो जायद भी ऐसा है कि हमारे जो ये 16 पॉइंट हैं, इसको बनवाए बगैर मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसमें एक भी बात से पीछे हटने का अपनी आखिरी सांसों तक। एक तो ये बड़े क्लियर हो जानी चाहिए सब हुक्मरानों को ये वाली बात, इसलिए कि इसमें मेरी कोई लग्जरीज नहीं है, मेरी नेसेसिटीज़ हैं। हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए अगर वो ये बात नहीं मानेंगे। मुझे उसूलन तो मुझे एहतजाज ही नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि मैं मांग क्या रहा हूँ, मैं तो पीने का पानी मांग रहा हूँ, मैं तो लाइट मांग रहा हूँ, मैं तो और उस शहर में मांग रहा हूँ जहाँ पर मैं अस्पतालों में दवा मांग रहा हूँ, स्कूल में तालीम मांग रहा हूँ, जहाँ पर जो शहर आपको 70% रेवेन्यू कमा कर देता है। लेकिन चूंकि इतनी बेहस किस्म की ये हुकूमत है और इतनी जो है वो इनको करप्शन इतना आम है, इतनी चीजें हैं सारी कि जिसमें ये इन चीजों के लिए हमें मुजाहरे करने पड़े हैं। 10 हमने 2.5 करोड़ सर ये यकीन है आपको मुस्तफा कमाल साहब, ये यकीन है कि मिलियन मार्च से ये गवर्नमेंट शरीफाना हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी, ये आपकी बातें मानने पर मजबूर हो जाएंगी और इनका कब किबला दुरुस्त हो जाएगा? ये सिर्फ एक मिलियन मार्च का इंतजार कर रहे हैं अपने आप को दुरुस्त करने के लिए? नहीं, जब क्रेडिबिलिटी के साथ लोगों का गजब और गुस्सा जिस तरह से बढ़ रहा है जायद भाई, तो ये हर हाल में ये सुनेंगे और इनको सुननी पड़ेगी बात। आम आदमी जब तक सोया रहता है, जब वो जाग जाता है तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई और होता नहीं। और जब वो जागे अपने पानी के इशूज के ऊपर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तो फिर वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ठीक है, अमन पसंदी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको जगाएं, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरा ईमान है कि ये जरूर जागेंगे, जाग चुके हैं, हमने इनको झंझोड़ तो दिया है। आए थे 2 दफा हमारे पास मुज़ाकरात करने के लिए, 6, 7, 8 पॉइंट हमारे मान लिए थे कागजों पे और इनका ये ख्याल था कि हम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और घरों को जाएं और ये वापस। मैंने इनसे कहा कि ना आप रहमान मलिक हो, ना मैं अल्ताफ हुसैन हूं, ये ड्रामे सारे खत्म हो गए। आप जाकर अपने CM को बोलो सुबह से काम शुरू करे, हम घर चले जाएंगे, धरने से घर चले जाएंगे, हमें भी कोई मच्छरों से कटवाने का कोई शौक नहीं है अपने आप को गर्मी में बैठकर। लेकिन उन्होंने एक काम करने ही थे। कराची में ऐसे इलाके हैं जहां पर 24 दिनों के बाद 1 घंटे के लिए पानी आता है, पूरा शहर जो है वो बेड़ा गर्क हो गया उसका। लोग अब
इन 18 दिनों में एक जाग चुके और वो निकलेंगे लोग अपने हुकूक के लिए। और ये कुछ ही ये याद रहे कि ये कोई हम रिगिंग रोकने के लिए, कोई थैले खुलवाने के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपनी कोई सियासत के लिए हमने लोगों को आवाज नहीं दी। पहली दफा जेन्युइन। अच्छा सर, ये जो मिलियन मार्च होगा, ये जो मिलियन मार्च होगा, एक दिन का शो होगा, या आप ये समझते हैं कि इसके बाद ये मिलियन लोग जो होंगे, 10 लाख लोग कराची शहर में, वो सीएम के घर के सामने बैठ जाएंगे या गवर्नर हाउस के सामने बैठ जाएंगे या उस सिंध असेंबली के सामने बैठ जाएंगे? ये एक दिन का मार्च है या धरना है सर? नहीं, हम वॉक करके हम हुक्मरानों के घरों पे जाएंगे और उनसे जाकर फरियाद करेंगे। उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेंगे तो हम नहीं सुनेंगे तो हम बैठ जाएंगे वहां पर। यानी ये जो मिलियन मार्च है, 10 लाख लोगों को आप 14 मई को लेकर निकलेंगे। अगर उन्होंने आपकी बात मान ली, 16 नुक्ते जो आप लेकर चल रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने अगर ये यकीन दहानी करवा दी आपको कि हम इस पर काम कर रहे हैं और इतने अरसे में हम ये काम मुकम्मल कर लेंगे, तो आप वहाँ से फिर डिस्पर्स हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो ये 10 लाख लोग सीएम हाउस के सामने या सिंध असेंबली के सामने या गवर्नर हाउस के सामने बैठ जाएंगे। जी बिल्कुल, हम फरियाद करते रहेंगे, बैठ जाएंगे वहां पर। और कब तक बैठे रहेंगे सर आप? वो जल्दी, ये तो हमारी स्ट्रेटेजीज हैं, हमारी टैक्टिकल हमारी प्लानिंग्स हैं। मैं अभी इसके ऊपर मैं आपके सामने नहीं, बड़ा मुश्किल है ना सर। ये आप ये देखिएगा, 10 लाख लोगों को लेकर निकलना, फिर उनको वहां बैठना, फिर उनके लिए पानी का बंदोबस्त करना, खुराक का बंदोबस्त करना, वॉशरूम्स का बंदोबस्त करना, ये और दिन आपके पास बहुत कम है सर, ये भी जहन में रखिएगा। अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो आप 10 लाख लोगों को लेकर वहां बैठ नहीं सकेंगे। नहीं, हमने प्लानिंग, मैं कह रहा हूं, मैं आपको उस प्लानिंग को शेयर नहीं कर सकता अभी। हमने सब कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सोच समझ कर कर रहे हैं और अच्छे तरीके से सब सारी चीजों का हमें अंदाजा है, लेकिन मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता इसको। ओके, सही है। लिहाजा ये तय है कि अगर आपके मुतालबात ना मानेंगे, सिंध गवर्नमेंट ने अगर आपको ये यकीन दहानी ना करवाई कि हम इन 16 नुक्तों पर अमल करेंगे, तो आप वहां बैठ जाएंगे। अमली तौर पर काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं नहीं कहता कि पगले दिन में पानी आने लगे, लेकिन मेरा सवाल बड़ा आसान है ना सर, आप बैठ जाएंगे वहां पे? हाँ, डेफिनेटली हम एहतजाज करेंगे ना। देखिए, इसलिए कि जाहिद भाई, हम 18 दिनों तक पुरअमन तरीके से बैठ कर आ रहे हैं। माइंड यू कि ये अगला लेवल है। 18 दिनों तक हम जो है वो धूप और प्यास में बैठे हैं वहां पर, रातों को सोए हैं वहां पर, 18 रातों तक सोए। ये अगला लेवल, उसमें हमने आवाम को नहीं बुलाया था। यहाँ लोग आ रहे हैं और लोग डेफिनेटली अपने और मांग क्या रहे हैं। हम तो किसी हुकूमत को नहीं गिराने जा रहे, हम तो किसी को नहीं कह रहे कि अपनी हुकूमत खत्म करो। भाई, आपने जो ओथ उठा रखा है, आपने जो हलफ उठा रखा है लोगों की खिदमत करने का, बेसिक इशूज हैं। खिदमत भी क्या है भाई? पानी। अगर इस बड़े से शहर में, कराची जैसे शहर में 41% शहर में पानी की लाइनें ही नहीं है और पूरा शहर जो है वो पानी खरीद कर पी रहा है, डिफेंस वाला भी खरीद रहा है और औरंगी टाउन वाला भी खरीद रहा है, तो फिर ऐसी जमहूरियत और हुकूमत का क्या फायदा फिर? ओके सर, ये धरना देंगे कहां पे? आप चीफ मिनिस्टर के घर के सामने देंगे, आप चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के सामने देंगे, आप सिंध असेंबली के सामने देंगे, गवर्नर हाउस के सामने देंगे, कहां धरना देंगे आप? नहीं, वजीर आला तो अपने वजीर आला हाउस में रहते हैं ना, हम तो उनके दरवाजे पे जाएंगे, उनके दरवाजे पे जाकर फरियाद करेंगे। यानी वजीर आला हाउस के सामने आपका धरना होगा ये? हाँ, सारी पार्टीज जाती हैं, सब लोग जाते हैं। अभी गवर्नर हाउस के सामने धरना था जमात इस्लामी वालों। अब मुस्तफा कमाल साहब, ये अब फर्ज कर लीजिए आप 14 मई को निकले, आपने सीएम हाउस का घेराव कर लिया, 10 लाख लोगों को आपने सीएम हाउस के सामने बिठा दिया। अब आपको गारंटी किस किस्म की चाहिए? क्या वो लिख कर आपको दें कि इन 16 नुक्तों पर अमल दरामद कल से शुरू हो जाएगा और आपको एक टाइमलाइन दे वजीर आला कि फलां तारीख तक इन पे मैक्सिमम काम हो जाएगा, तो तब आप उठेंगे? या आप किसी और की सालसी चाहेंगे, किसी और की गारंटी चाहेंगे आप? कोई गारंटी, कोई सालिसी की जरूरत नहीं है। हमने जितने भी काम बताए हैं वो सब डूएबल हैं, उसका तरीकेकार भी हमें पता है। हम मैंने शहर चलाया, हमें पता है कि वो सुबह उठकर कौन से ऑर्डर करेंगे, कौन सा नोटिफिकेशन निकालेंगे जिससे ये काम अंडू नहीं होगा। हमें कोई जल्दी नहीं होगी कहीं जाने की, हम बैठ जाएंगे वहां पर। वजीर आला 1 दिन लें, 2 दिन लें, उन तमाम चीजों की नोटिफिकेशन करें, टेंडर करें, गैलप टेंडर करें, उसकी तमाम चीजें तैयार हैं और उसके ऊपर वो अहकामात जारी करें और हम समझ लेंगे कि हाँ, अगर ये अहकामात जारी हो गए हैं, कागजों पे चीज आ गई है, अभी अंडू नहीं होगी सारी चीजें, हम समझ जाएंगे कि हाँ लॉजिकल इसकी बात है। और हमने हम तो इसका मतलब ये हुआ सर कि आप वहां पे बैठेंगे,
और सीएम साहब को ऑर्डर्स करने पड़ेंगे प्रॉपर तमाम प्रोजेक्ट्स के जो आपके जहन में, वो पानी का है, बिजली का है, सीवरेज का है, वो सफाई का है, वो सारे जो 16 आपके नुक्ते हैं उस पर वो ऑर्डर्स जारी करें, टेंडर्स करें वो वहां पे, तो उसके बाद आप उठेंगे। वो डेफिनेट उसका प्रोसीजर है ना, जायद भी टेंडर तो उस दिन नहीं होगा, लेकिन उसका प्रोसीजर है, उसकी PC1 सारी चीजों की तैयार है। कुछ चीजों में तो इनको जो है वो अपने इदारे वापस करने हैं, सिटी गवर्नमेंट को वापस करने हैं, उसका नोटिफिकेशन होना है, उसका एक लेटर से सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत तो हर जो आइटम है उसकी अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग तरीकेकार है, और हमने हर चीज का सोल्यूशन बताया है कैसे होगा। ठीक हो गया मुस्तफा साहब, आप साथ ख्वाजा साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप साथ हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मुस्तफा खान साहब, ये फरमाइए कि सर आप इस धरने में और इस मिलियन मार्च में अकेले हैं या दूसरी सियासी जमातें भी आपके साथ चल रही हैं, और बिलखसूस आपकी पुरानी जमात MKM पाकिस्तान जो है वो आपका साथ देगी या नहीं? नहीं, मैंने कराची के एक एक रहने वाले को आवाज़ दी है। ये मेरा सियासी एजेंडा या नहीं है। मेरे इन 16 नुकात में से कोई ऐसी बात नहीं जिससे मेरी पार्टी को या मेरी ज़ुबान बोलने वाले को या मेरे मसलक वाले को कोई फ़ायदा या नुकसान है। इन 16 पॉइंट्स को बनाने में इस बात का ख्याल रखा गया कि इससे कराची के लोगों को क्या क्या मसाइल है उनका सोल्यूशन दिया गया। तो मैंने कराची के तमाम रहने वालों को अपनी सियासी मसलक की वाबस्तगी, सियासत की वाबस्तगी, ज़ुबान की वाबस्तगी से बालातर होकर जो भी कराची का इंसान है उसको मैंने आवाज़ दी है। मैं तमाम लोग मेरी बात सुन भी रहे हैं, कुछ पार्टीज के पास जो है मैं गया भी हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मेरी वो आकर शामिल होंगे। ऐसा मैंने सबको, आम लोगों को, उन पार्टीज के आम लोगों को, मैंने तो पीपल्स पार्टी जो कि अभी हुकूमत में है, मैं तो उन लोगों के, उनके भी वोटर्स को कहता हूँ कि भाई तुम्हारा भी मसला है सारा इस कराची में, तुम भी वोटर्स हो, तुम भी आओ और हमारे साथ यहाँ पर हमारे इस एहतजाज। अब सर अगर MKM लंदन आपका साथ देती है, वो आ जाते हैं आपके साथ, तो आप उनको भी वेलकम कहेंगे, और MKM पाकिस्तान अगर आपका साथ देना चाहती है वो आ जाते हैं तो आप उनको भी वेलकम कहेंगे, या आप इन दोनों को दावत भी देंगे कि आइए आप भी आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलें? वो नहीं जायद, मैंने तो कराची के बताया 2.5 करोड़ लोगों को सबको दावत दी है और उसमें सारे लोग शामिल हैं। मुझे इस वाले इन 16 पॉइंट्स पे सियासत नहीं करनी। तो आपने फारूक सत्तार साहब को बुलवाया सर इसमें? ये सुन रहे हैं मेरी रोजाना बातें, वो मैं 18 दिन तक बैठा रहा हूँ, ये सारे 16 पॉइंट्स वो सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पता है उनको सारा। हमारे बाद ही तो उन्होंने रैली निकाली है ना, हमारे बाद ही तो रैली निकाली, हमारे बाद ही हमारे जब 14 दिन हो गए तो सबको ख्याल आ गया कि भाई अब जो उनको भी कुछ बोलना चाहिए, तो उन्होंने 3 किलोमीटर की एक रैली निकाल कर वापस चले गए। पता नहीं हुकूक मिल गए शायद, हमें मुझे तो नहीं पता। सर आपको वैसे अगर आप समझते हैं कि कराची के हालात की बेहतरी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आपको MKM पाकिस्तान को दावत देनी चाहिए। आप फारूक सत्तार साहब जाके मिलें। आप जब आप दूसरे लीडरों से मिल रहे हैं, आप इतने 14-15 लीडर से मिले आप इन दिनों में, और वो पार्टी छोटी है या बड़ी है, आपने सबको दावत दी है, आपकी तस्वीरें छपती रही उन सब के साथ, और वो उसमें से बहुत सारे लोग ज्वाइन भी करेंगे आपको उस दिन, तो आप फारूक सत्तार साहब से क्यों नहीं मिलते जी? क्या इतनी नफरत बढ़ गई है कि कराची के लिए भी आप उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है? नफरत तो जब भी ना मैंने किसी से करनी है, ना मेरे कारकुनों ने किसी से नफरत करनी है, ना करवानी है मैंने नफरत किसी से नहीं है। इन जिन लोगों से भी मैं मिला हूँ, डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ से एक वेलकमिंग जेस्चर होता है, बात होती है, लोग बात करते हैं, उसके बाद बात होती है। असल में मेरा नहीं ख्याल है कि फारूक सत्तार साहब जो है वो अभी इस पोजीशन में हैं कि वो मुझे, आप कोशिश तो करें जी, आपका तो काज बहुत बड़ा है ना मुस्तफा कमाल साहब, आप तो कराची के हालात को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा ख्याल है आपको अपनी अनाक को कुर्बान करना पड़ेगा। आप उनको दावत दें, आप कहें यहीं इसी टेलीविजन स्क्रीन से उनको दावत दें कि आए जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और कराची के लिए इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फारूक सत्तार साहब इनकार करेंगे आपको। बिल्कुल, ये काम तो मैं पहले भी कर चुका हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर, तो मैं उनको जो है वो 10 दफा दावत दे चुका हूँ कि आई जी इस कार खैर में कराची के लोगों के लिए जो है वो अपनी जद्दोजहद करें। आपके सामने बोल देता हूँ जी, आइए 14 मई को जो है उसका हिस्सा बने। मैं जब तमाम लोगों को बात कर रहा हूँ तो मैं फारूक सत्तार साहब को कहता हूँ कि आइए जी इसका हिस्सा बने, आपके लिए बोल देता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, ये जो कहा जा रहा है कि महाजर वोट तकसीम हो गया और वो जो बड़ी ताकत थी महाजर वोट कराची का, वो अब 4-5 हिस्सों में तकसीम हो गया। MKM लंदन हो गई, MKM पाकिस्तान हो गई, MKM हकीकी उससे पहले थी, बहुत सारे लोगों ने आपको ज्वाइन कर लिया और आप एक बड़ी फोर्स बनते चले जा रहे हैं कराची की, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो सर ये कहीं ऐसा ना हो कि एक जो नदी है बहुत बड़ी, वो छोटे छोटे नालों में तकसीम हो के और आपका मैंडेट जो आपका मैंडेट है वो कोई दूसरी पार्टी ले जाए, तो आप लोग
मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि एमकेएम हकीकी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि तमाम एमकेएम्स को मिलाया जाए, इकट्ठा किया जाए। जब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपने बहुत बड़ा सवाल कर लिया, इसको मुझे एक्सप्लेन करने दीजिएगा। देखिए ऐसा है कि इस वाली बात पे बात कर लेते हैं कि एमकेएम का मैंडेट तो एक था ना 2016, 3 मार्च 2016 से पहले 2 मार्च को जब हम नहीं आए थे, ये लंदन ऑपरेशनल था, अल्ताफ हुसैन की तकरीरें चल रही थी, फारूक अख्तर 9-0 पे बैठे हुए थे, 9-0 खुला हुआ था, ना मुस्तफा कमाल थे, ना निस्काम खानी थे, ना कोई और था। तो क्या उस वक्त सारे मैंडेट एक होते हुए क्या शहर में दूध की नहरें बह रही थी? नहीं, शहर तो लूटा ही उसी वक्त है। शहर में कचरा कुंडी बना हुआ था, शहर जो है वो पानी नहीं था, शहर में दवाएं नहीं थी, लाइट नहीं थी। तो और उस वक्त क्या अल्ताफ हुसैन साहब क्या कर रहे थे? अल्ताफ हुसैन अपनी यहाँ पर माओ को, बहनों को जमा करके, नौजवानों को जमा करके कैमरे लगाकर ये बता रहे थे कि जो बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं। ये कर रही थी, एक कंबाइंड अनडिवाइडेड मैंडेट ये कर रहा था, उसका लीडर ये कर रहा था। तो बात ये पता चलती है इससे कि अगर वोट डिवाइडेड भी ना हो और क्रेडिबल आदमी ना हो, 2 नंबर आदमी हो, तो फिर वो अनडिवाइडेड वोट का या मैंडेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि आपने पूरा मैंडेट लेकर गिरवी रख दिया पीपल्स पार्टी को अपने काले करतूतों को बचाने के लिए। अल्ताफ हुसैन साहब रॉ की चक्कर में जब पकड़े गए स्कॉटलैंड के हाथों, तो उन्होंने रहमान मलिक साहब के सामने, जरदारी साहब के सामने ये सारा मसला बयान फरमाया, कहा कि हमें बचाओ। और जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी को जैकपॉट हिट हो गया कि वो आदमी जो कि पूरे कराची को चलाता है, उसका कंट्रोल है, उसका कंट्रोल इनके हाथ में चला गया। उन्होंने शहर को 9 सालों में दबाकर लूटा है, एक एक डिपार्टमेंट छीन लिए, तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, लूट लिया। और इस आदमी ने उफ तक नहीं किए। मुजाहरे करते किस बात पे? लोगों को निकाला इन्होंने, आओ जनाब सारे कराची के लोग बाहर निकलो, मेरा शनाख्ती कार्ड, अल्ताफ हुसैन का शनाख्ती कार्ड लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी नहीं दे रही, कराची के लोगों बाहर निकलो, अल्ताफ हुसैन का पासपोर्ट नहीं दे रहे, कराची के लोग बाहर निकलो, अल्ताफ हुसैन को किसी एंकर ने बुरा बोल दिया, कराची के लोग सर ये उस वक्त की बातें तो आप करते थे ना सर। गुनाहगार सर गुनाहगार है ना, 2013 में छोड़कर चले गए ना, आप मुझे सजा दे लीजिए ना उस करने का, मुझे आप पहले बाद में सजा दे लीजिएगा मुझे। लेकिन हम 2013 में छोड़कर चले गए, जावेद भाई, जब सेनेटर थे छोड़कर चले गए, 2006 माह हुए थे, लेकिन मुझे सजा दे लीजिएगा। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं 25-27 साल मैंने काम किया और मैं गुनाहगार नहीं हूं? मैं गुनाहगार हूं। मैं लीडर हट गया ना सर, अब तो लीडर हट गया ना, अब तो नहीं, मैं सिनेरियो बता रहा हूं, मैं सिर्फ समझाना ही चाह रहा हूं कि देखिए आपका मैंडेट तो आज भी एक जगह है ना, आपका ये भाई एमएनए एमपीए मिनिस्टर तो शहर का ही अशर क्यों हो गया? आज भी 85% मैंडेट एक जमात के पास है ना, उसका मेयर है, उसके एमपीएस हैं, मिनिस्टर एमएनएस हैं, सेनेटर्स हैं। आज से 2 साल पहले तक मिनिस्टर्स थे, 1 साल 1.5 साल पहले तक इनका गवर्नर, बल्कि चंद महीनों पहले तक गवर्नर था, 14 सालों तक गवर्नर रहा है। तो ये शहर जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, ये शहर इनकी मौजूदगी और मैंडेट रहते हुए ही लूटा है। नाउ द इशू इज जावेद भाई, मैंने मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि मुहाजिर का नारा लगाकर उस पर सियासत करने वाले से बड़ा मुहाजिरों का दुश्मन कोई और नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अगर मैं मुहाजिरों का नारा लगाऊंगा, मुहाजिर का नारा लगाऊंगा सिर्फ, तो इस शहर में लाखों पख्तून रहते हैं, लाखों पंजाबीज रहते हैं, लाखों बलोच रहते हैं, लाखों सिंधी रहते हैं, उनको मैं इनसिक्योर कर दूंगा। उनको कहूंगा तुम्हारी जगह मेरे पास नहीं है। वो अपने अपने कैंप्स में जाएंगे, मुहाजिरों के खिलाफ अपना एक स्टैंड ले लेंगे। तो द मोमेंट मैंने मुहाजिरों का नारा लगाया, मैंने 4 दुश्मन मुहाजिरों के लिए तो बगैर आवाज लगाए, बगैर लड़ाई के मैंने पैदा कर दिए मैंने यहां पर। और ये शहर फिर पख्तून अपने कैंप में जाएगा, बलोच अपने कैंप में जाएगा, मुहाजिर, और ये शहर चल नहीं पाएगा। 30 सालों में तबाह बर्बाद हो गया सारा कुछ। मुझसे जो लोग भी मुहाजिर नाम पे सियासत करना चाहते हैं, उनसे बड़ा मुहाजिरों का कोई और दुश्मन नहीं है। सर ये फरमाइएगा आफाक अहमद साहब ने, ये फरमाइएगा आफाक अहमद साहब ने या फारूक सत्तार साहब ने आपसे राब्ता किया है रीयूनियन के लिए कि इकट्ठे हो जाते हैं ताकि हमारी ताकत डिवाइड ना हो? नहीं, राब्ता तो नहीं किया, लेकिन हमारी ताकत डिवाइड नहीं होगी। जो लोग एमकेएम को वोट देते थे वो हमें वोट देंगे, जो मुहाजिर उनको वोट नहीं देता था, साइलेंट वोटर था, वो भी हमें वोट देगा, और जो उनके खिलाफ वोट डालता था, इस शहर का पंजाबी, इस शहर का पख्तून, इस शहर का बलोच और सिंधी, वो भी हमें वोट देगा। जावेद भाई, आप, मुझे पता है आप मेरी बात अभी मानेंगे नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मानिए मत। इंशाअल्लाह ताला टाइम ऐसा आएगा कि आप मेरी बात को सही, मेरी बात अल्लाह ताला सही साबित करेगा। आज से 1 साल पहले जब हम 3
3 मार्च को आए थे, जो हम कहते थे तो लोग हमारी बातों पे हंसते थे। आज कुदरत ने 2 लोगों की जमात को लाखों करोड़ों लोगों की जमात कर दिया है। इसी तरह से आज मैं आपको कहता हूं, आप बिल्कुल आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह से हमारी बात देखिए, मैं फेसबुक और ट्विटर पे बैठकर पॉपुलैरिटी देखने वाला आदमी नहीं हूं। एक दिन में 8-8, 9-9 प्रोग्राम करते हैं हम लोग जाकर। अभी आपके प्रोग्राम से उठकर जाकर मुझे कहीं जलसा करना है, हर दूसरे दिन हमारा जो है वो कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। हमने हैदराबाद में बड़ा जलसा कर लिया, हमने कराची के एमए जिन्ना रोड पर बड़ा जलसा कर लिया, हैदराबाद के पक्का किला ग्राउंड में जलसा कर लिया। हम रोजाना कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों के दरमियान जा रहे हैं। लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया है। टाइम विल टेल यू कि कहीं कोई मैंडेट नहीं जा रहा। पॉपुलैरिटी में मुस्तफा कमाल साहब इजाफा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपेंड कर रही है, लोग आपके साथ जमा होते चले जा रहे हैं, ये वो हकीकत है जिसको मानना चाहिए। लेकिन एक छोटा सवाल आपके पास छोड़ के मैं ब्रेक पे जाऊंगा कि कराची की हर पार्टी ये कह रही है कि 2018 में हमारी हुकूमत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है सिर्फ सिंध तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान तक हमारी हुकूमत होगी। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि कराची हमें मिलने वाला है, और एमकेएम पाकिस्तान जो कहती है हमारा मैंडेट अभी तक इंटैक्ट है और हम 2018 में भी अपने आप को साबित करेंगे। आप भी कहते हैं, रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है सर? ये सारे दावे तो सब लोग ही कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी दावा है, लेकिन ये हकायक क्या है सर? कराची है किसका? ये एक छोटा सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। छोटे ब्रेक और ब्रेक के बाद आप साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मुस्तफा कमाल साहब, ये है किसका कराची? ये एक ऐसा शहर है जिसके दावेदार 4000 हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कचरे की बुनियाद पे वो कराची को हासिल करना चाहती है। वो ये कहती है कि सिंध भी हमारा हो जाएगा 2018 के इलेक्शन के बाद। एमकेएम पाकिस्तान भी कहती है कि हमारा था, हमारा रहेगा और हमारा रहता चला जाएगा। इस तरह इमरान खान साहब आप भी दावा कर रहे हैं। तो सर, ये किसकी बात को हकीकत माना जाए? पीपल विल बी द बेस्ट जजेस। मैं थोड़ा सा सिनेरियो सामने रख दूं। देखें, सोच पे किसी की ज्यादा भी कोई पाबंदी नहीं है, हर इंसान को सोचने का हक है। मेरा लोग माजी जानते हैं। इस शहर ने मुझे, जब ये शहर सोता था रात में, तो मैं इनके घरों के बाहर खड़े होकर अपनी रात खराब करके इनकी अगली सुबह को बेहतर करने के लिए इनकी गलियों में काम करा रहा होता था। लोग इस तरह से मुझे जानते हैं। मैंने 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किए। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसमें से 3 रुपए भी नहीं हराम कमाए हैं। ये आज मेरा इस शहर में, इतने बड़े शहर में जहां का मैं मेयर रहा हूं, एमपी रहा हूं, वजीर रहा हूं, सेनेटर रहा हूं, मेरा कोई शादी हॉल नहीं टूटता, मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं निकलता, मेरी कोई जमीन नहीं निकलती। तो ये लोग एक तो जानते हैं, लोगों ने मुझे देखा है, जानते हैं। और उसके बाद किसी ने कुछ किया भी नहीं तो लोगों की एफिलिएशन नंबर 1 एक तो हमारे साथ है, लोग हमारा। लेकिन सर, आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया। आज सर, आपने अभी तक अपनी पार्टी को टेस्ट नहीं किया, आपने कोई जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ा, आपका कोई एमपीए नहीं है, आपका कोई एमएनए नहीं है, आपका कोई सेनेटर नहीं है, तो किस बुनियाद पर आप ये दावा कर रहे हैं कि 2018 का पूरा इलेक्शन ही आपका होगा, आप कराची की सारी सीटें हासिल कर लेंगे, सिंध के अंदर भी आपकी बड़ी ताकत हो जाएगी? तो सर, ये अचानक कैसे होगा? अचानक नहीं होगा जैद भाई। हमने देखिए, पब्लिक, आप कल जो जिस टेस्ट का आप कह रहे हैं वो कल करा लें, पता चल जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात, एक सीट पे नहीं जाऊंगा मैं। लोगों को क्यों झूठ बोलूं मैं? एक सीट पे क्यों प्रूव करने के लिए लोगों के लिए मैं लोगों की उस कॉन्स्टिट्यूंसी को खराब करूं? आप कल जनरल इलेक्शन करा दें, हम सारी सीटों पे खड़े होंगे और आपको फिर इस बहस की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। या तो मैं कहूंगा अपनी मेरी हार हो गई खुदा ना खास्ता, या फिर आप मेरी बात मान लेंगे। लेकिन मैं आपको इंडिकेटर्स बता रहा हूं। देखिए, हमारे आने से पहले एमक्यूएम ने NA 246 का इलेक्शन लड़ा 3 महीने पहले। 90 पे रेड हो चुकी थी, रेंजर्स ऑपरेशन कर चुकी थी, लोग पकड़े गए थे, और उसके बावजूद उर्दू बोलने वालों ने, जिसमें ये इमरान खान साहब भी आए थे, लियाकताबाद का इलेक्शन था, 96,000 बाय इलेक्शन में वोट डाले निकलकर। लोगों ऑपरेशन से लोग बदल नहीं हुए। लेकिन हमारे आने के बाद जब हमने लोगों को सच बताई सारी चीजें, और हमारा एक नैरेटिव गया, उसके बाद 4 इलेक्शन होते हैं, 3 इलेक्शन एमक्यूएम 6%, 8% वोटिंग टर्नआउट रहा, और चौथा इलेक्शन PS 127 का ये एमक्यूएम हार जाती है। इलेक्शन ये एमक्यूएम हार जाती। कश्मीर की 2 सीटों के इलेक्शन हार गए है, कश्मीर की सीटें हार गई है जो पिछले 22, 25, 23 सालों से चली आ रही थी। ये उसके बाद हम तमाम गलियों में चले गए। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने जलसे कर लिए, हमने कॉर्नर मीटिंगें कर ली, हम रोजाना लोगों से मिलते हैं। इन बेसिस पे हम ये कहते हैं कि हमारा एक माजी, अब सर एक आज सवाल, हमारा ये काम, एक और सवाल सर आपसे। 2018 में फर्ज कर लीजिए ये वक्त गुजर गया, तेजी से गुजर गया, 2018 में चले गए हम,
तो उस वक्त आप एमक्यूएम पाकिस्तान को या एमक्यूएम लंदन को कहां देखते हैं? आप ये समझते हैं कि आपकी वजह से ये दोनों जमातें या एक ही जमात माजी का किस्सा बन जाएंगी, ये वॉश आउट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, कोई नाम भी नहीं जानता होगा इनका? भाई एमक्यूएम तो एक ही है, मैं किसी एमक्यूएम पाकिस्तान को नहीं मानता। एमक्यूएम तो अल्ताफ हुसैन की थी है, और एमक्यूएम जो जब भी नाम आएगा अल्ताफ हुसैन के नाम से ही मंसूब की जाएगी। एमक्यूएम किसी घर में बैठकर उसमें उसकी आइन को चेंज करने से कोई कायद और लीडर नहीं बन जाता। नंबर वन, एक तो ये हमारे फंड, हम इस एमक्यूएम में हमने होश संभाला है। एमक्यूएम हमेशा से अल्ताफ हुसैन की थी, उसी की रहेगी, और उन्हीं की आगे अभी भी है और उन्हीं की आगे रहेगी ना। एमक्यूएम कहां होगी मैं ये समझता हूं, उर्दू बोलने वाले एक मुहाजिर की हैसियत से मैं आपको कह रहा हूं कि देखें, मैं अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को ये नाम छोड़कर नहीं मरना चाहता, क्योंकि अगर ये नाम चला इसी तरह से रहा और इसके ऊपर कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं हुआ, तो जब एमक्यूएम का नाम आएगा मेरे मरने के 2 नस्लों के बाद, जब अल्ताफ हुसैन का नाम आएगा, जब अल्ताफ हुसैन का नाम आएगा एमक्यूएम के साथ, अल्ताफ हुसैन के गाने आएंगे, उसकी वीडियोज आएंगी, उसकी गालियां आएंगी, उसका रॉक एजेंट होना निकल कर आएगा, और उसका नशे में धुत तकरीर करना निकल कर आएगा। मेरी अगली नस्लों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी ख्वाम-ख्वाही की। आज हम ये काम कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हाँ भाई 30 साल तक हमसे गुनाह हो गया, गलती हो गई, हम एक इंसान जो कि हमारा गुरूर था, हम समझते थे ये मेरी कौम का मसीहा है, हमने दुनिया की परवाह नहीं की, उसके साथ खड़े हो गए। लेकिन जब हमें यह पता चला कि नहीं यही शख्स मेरी कौम का सौदा करने वाला है, तो आज इसकी सियासत को हमने ही दफन करना है, ताकि मैं अपनी अगली नस्लों को एक अच्छा नाम देकर जाऊं। मेरी अगली नस्लों को शर्म 2018 में आप सियासी तौर पर इंशाअल्लाह ताला सियासी तौर पर बिल्कुल दफन कर देंगे, और फिर उसके बाद एमक्यूएम दोबारा उठ नहीं सकेगी, आपका ये दावा है? जायद भाई बड़े बड़े फिरौन जमीन के नीचे चले गए। एमक्यूएम को खुदा न खास्ता कोई नौजुबिल्ला कुरान पे लिखी हुई आयत का नाम तो नहीं है ना, अपने अमाल से जिंदा थे, अच्छे काम करते थे, लोगों की खिदमत की फिलॉसफी दे रखी थी तो जिंदा रहे। उसके बाद आज के जो अमाल हैं, ये जो सारी चीजें, इसके बाद अगर इन्होंने जो है वो कायम रखना तो फिर क़यामत बहुत करीब है। फिर मुझे सर एक ब्रेक लेने दे, छोटे ब्रेक आप साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मुस्तफा साहब ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नर साहब, नए गवर्नर साहब आए हैं, बड़े एक्टिव हैं, मोहम्मद जुबैर साहब, वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात की, वो आज मेयर वसीम अख्तर साहब से उनकी मुलाकात हुई। आपका को मुलाकात के लिए नहीं बुलवाया उन्होंने, या आप मुलाकात के लिए तैयार हैं, जाके उनसे मिलें, ताकि हो सकता है कि वहीं पे आपकी सुनवाई हो जाए और कराची की बेहतरी हो जाए इसमें? नहीं, उनकी तरफ से कॉल आई थी और हमारे लोग गए थे, मैंने अपने लोगों को भेजा था, रजा हारून साहब, वसीम आफ्ताब साहब और डॉक्टर सगीर और हफीज जो हमारे एक्स एमपी हैं, पीटीआई से हैं, वो गए थे मुलाकात करने, उनसे मुलाकात हुई है, और बड़ी डिटेल उनको यही सारी बातें बताई हैं, और उन्होंने सारी बातों पे कहा भी है कि हाँ ये सारी सही बातें हैं। मैं समझता हूँ कि मुलाकातों से क्या होना है, गवर्नर साहब को सारी चीज़ों को पता है, उनको तो चाहिए कि वो कराची के जो मसाइल हैं इनके ऊपर वज़ीर आज़म साहब से जाकर मुलाकात करें, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनके रहनुमा, और वो खुद गवर्नर हैं, अगर वो चाहें तो कराची के लोगों के हालात बदल सकते हैं, और वो उसका क्रेडिट लें। हम तो खुली महफिलों में टीवी पे बैठकर उनकी तारीफें करेंगे, लोगों के मसाइल हल कराएं। सही। अच्छा ये सर फरमाइएगा, ये जो सिंध असेंबली में रोज अब गो जरदारी गो के नारे लग रहे हैं, यहाँ पे वफाक में और पंजाब के अंदर गो नवाज गो के नारे लग रहे हैं, इसी तरह रो इमरान रो के नारे लग रहे हैं, आप इन तीनों नारों पे बड़े हैं, आप किसके खिलाफ हैं? आप क्या समझते हैं कि किसको जाना चाहिए? इमरान खान साहब को फारिग हो जाना चाहिए, जरदारी साहब को फारिग हो जाना चाहिए, मियां नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए? मैं बोलता हूँ ना, बुरी लगेगी सारी लोगों को बात, 3,50,000 बच्चे एक साल में इस मुल्क में मर रहे हैं। पता है क्यों मर रहे हैं? पानी ना मिलने की वजह से, ग़िज़ा ना मिलने की वजह से। 1 करोड़ बच्चे पानी ना मिलने की वजह से, ग़िज़ा ना मिलने की वजह से स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो गए, उनका दिमाग नहीं बढ़ रहा, उनका जिस्म नहीं बढ़ रहा। 2.5 करोड़ बच्चे इस मुल्क में स्कूल नहीं जा रहे, किसी को परवाह नहीं है। ये सारा ड्रामा चल रहा है अगले इलेक्शन के लिए, ये सारे एक दूसरे के ऊपर गालियां
गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के गो और कमिंग और ये सारी नारे लगा रहे हैं, ये सब जो है आपस में पार्टनर्स इन क्राइम हैं, इनको कोई किसी की चीज की परवाह नहीं। मैं कहता हूं देखें आज पनामा लीक्स के ऊपर बहुत इशू है या डॉन लीक्स के ऊपर इशू है, मैं कहता हूं कि अगर फर्ज करें कि पनामा लीक का इशू नहीं आता बाहर से तो सब चीजें अच्छी चल रही थी, अगर ये डॉन लीक्स का मैटर नहीं होता तो सब चीजें अच्छी चल रही थी। क्या वजीर आजम को इस बात पे घर नहीं जाना चाहिए कि उसके मुल्क में ग़िज़ा और पानी की फरावानी होने के बावजूद 3,50,000 बच्चे मर जाते हैं 2 से 7 साल की उम्र में? क्या वजीर आजम को इस बात पे घर नहीं जाना चाहिए वजीर आला को और वजीर आला को कि 2.5 करोड़ बच्चे इस मुल्क में स्कूल नहीं जा रहे, जो कल को बड़े होंगे दहशतगर्द बनेंगे, लोगों इस मुल्क की इकोनॉमी का स्टंटेड ग्रोथ इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे? क्या वजीर आजम को इस बात पे घर नहीं जाना चाहिए कि उसके वो लोगों को, बच्चों को ग़िज़ा और पानी देने में नाकाम हो गए, बच्चे बीमार हो गए, आज 1 करोड़ बच्चे आज अस्पताल जाने के लिए तैयार हैं। मेरे लिए ये इशू है, खुदा की कसम मैं इस पे मुझे शर्म आती है देखकर अफसोस होता है देखकर कि वही सारे लोग हैं कल को पार्टनर हो जाएंगे, हाथ मिला लेंगे, आज एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। भाई पीपल्स पार्टी की चक्कर में एहतजाज कर रही है, आज आखिरी साल चल रहा है, 6 महीने रह गए तुम्हारे इख्तिदार को यहां पे इलेक्शन होने को। 2012 से 2017 तक जावेद भाई सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ में इसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 5 सालों में 906 अरब रुपए खर्च कर दिए, इनके अपने खातों के मुताबिक 906 अरब रुपए 5 सालों में सिर्फ खर्च की। 9 साल की 10 साल की बात नहीं बता रहा हूं, फिर पता नहीं कितने 100 अरब रुपए। सिर्फ आप मुझे इस सिंध में 9 डिस्पेंसरीज और 9 प्राइमरी स्कूल नहीं दिखा सकते जहां पर बच्चा जाना या इंसान जाना पसंद करे। सारा पैसा दुबई और तमाम मुल्कों में जाकर शिफ्ट हो रहा है, अय्याशी कर रहे हैं। ये किसके खिलाफ मुजाहरे करेंगे, ये किसके खिलाफ आवाज लगाएंगे? तो ये इनको अंदाजा नहीं है, एक वक्त आने वाला है, लोग जिस तरह से फ्रांस में जब इनकलाब आया तो इस तरह का इनकलाब आया कि लोग हाथ सूंघते थे लोगों के, जिसके हाथ से खुशबू शैम्पू की या साबुन की खुशबू आ रही होती थी वो प्रिविलेज क्लास कहलाता था, उसको लोग चौकों पे मार दिया करते थे। यहां पे भी जब लोग देखेंगे ना इन लैंड क्रूजर वालों को और इन गाड़ियों वालों को और इन हुक्मरानों को, आप यकीन करें वो वक्त आने वाला है, अगर हमारे सामने नहीं तो हमारे बाद आएगा। अच्छा ये फरमाइए सर कि कोई एक पार्टी जिसको आप नजरियाती तौर पे अपने करीब समझते हैं और आपका ख्याल ये है कि अगर वो आपको ज्वाइन कर लें और एक इत्तेहाद बन जाए तो उससे कराची को और पाकिस्तान को और सिंध को सबको फायदा हो सकता है, तो कोई एक जमात जिसको आप अपने करीब महसूस करते हैं और आप मुस्तकबिल में उनसे इत्तेहाद बनाना पसंद करेंगे? नहीं जाहिद भाई, मैं तो देखें इलेक्शन से पहले किसी से हमारा इत्तेहाद नहीं होगा, हम अपने इश्यूज पे एजेंडे पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बात मैंने सब इन जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं मैं इन सबसे भी मैं बात करूंगा, सबसे यही बात करूंगा जो आपके सामने बात कर रहा हूं। मैंने किसी से लड़ाई नहीं करनी है, इस वाली बात। आप मुलाकात के लिए तैयार हैं, आप इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए तैयार हैं, आप मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के लिए तैयार हैं, आप आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने के लिए तैयार हैं? सबसे मिलने के लिए तैयार हूं मैं। तो आप मिले ना सर, आप मिले सबसे मिलने के लिए, आप मिले ना इमरान खान साहब से मिले, क्यों नहीं मिलते? सबसे मिलने के लिए तैयार हूं जाहिद भाई, और यही बात करूंगा, ये जो मैं बात कर रहा हूं यही बात करूंगा कि लोगों के बुनियादी इश्यूज पर एक रिफॉर्म्स के ऊपर, बुनियादी इश्यूज के ऊपर एक हो जाना पड़ेगा। अब रिफॉर्म्स के अलावा चारा नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व किए बगैर चारा नहीं है, इख्तियारात और वसाइल को नीचे लाए बगैर चारा नहीं है। आप एनएफटी देते हैं। आखिरी सवाल आपसे सर, ये वसीम अख्तर साहब को, मेयर साहब को इख्तियारात मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए सर? जाहिद भाई, मेरे 16 में से 8 मुतालबात ऐसे हैं जिसमें इसी मेयर के लिए इख्तियारात मांगे मैंने 8 आज। लेकिन सर साथ ही आप उनके बारे में ये कह रहे हैं कि आप हमारे धरने में ना आए, और आप उनके ऊपर ये एतराज भी कर रहे हैं कि वो कमीशन ले रहे हैं, लेकिन साथ ही आप ये चाहते हैं कि इख्तियारात में इजाफा भी हो जाए। जी, इसलिए कि वो हमेशा उस ऑफिस में नहीं रहेंगे। ये कराची ऑफिस, उनका जो ऑफिस है कराची वालों का ऑफिस है। मैं उनसे मुखालफत में कराची, ये मेरा बड़ापन है, मैं उनसे मुखालफत में कराची वालों से मुखालफत नहीं कर सकता। मैं जो कह रहा हूं उसका वो एक बात का भी मेरी बात का जवाब नहीं, इल्जाम नहीं लगाता। मैं जिस चीज मैंने 60% क्यों नहीं कह दिया, मैंने 6% कमीशन क्यों कहा है? मैंने 6% कमीशन ले रहे हैं, ख्याल नहीं है ले रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं है, मुझे पता है 50 लोगों के सामने मांग रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, ख्वासद आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।